Hello everyone. So today we are going to discuss about gynae orbs. So in this I am starting orbs firstly. So in this firstly we are going to have our some basic concepts like gametogenesis, fertilization and all that, spermatogenesis, oogenesis and all. So we will start from gametogenesis. We all know gametogenesis. गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो गैमेट्स हमारे दोनों बनते हैं, मेल का फीमेल का, मेल का होता है स्पर्म, फीमेल का होता है प्रोन्यूक्लियस. वो दोनों जब फ्यूज़ होते हैं उसको हम जाइगोट कह देते हैं. ठीक है. अब आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस. ये कहाँ से होता है स्टार्ट? बिगिंस विद प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होता है विच आर डिराइव फ्रॉम एपीब्लास्ट. कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? एपीब्लास्ट से डिराइव्ड होते हैं और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही स्टार्ट होता है. उसके बाद ये यॉक सैक पे रीच करता है 4 वीक्स पे और जेनाइटल रिज पे करता है 5 वीक्स पे. ठीक है. 4 वीक्स और 5 वीक्स याद रखना. यॉक सैक पहले बनता है, उसके बाद वो जेनाइटल रिज पे जाके हो जाता है. ठीक है. उसके बाद ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया बनाना है कि oogonia बनाना है. ठीक है. पर मान लो अगर ये जर्म सेल्स जो हैं वो कहीं और डेविएट कर गए, जैसे कि जहाँ पे उनको नहीं करना चाहिए, या तो नेक एरिया में चला गया या फिर वो हमारे सैक्रोकोक्सिजियल बैक वाले रीजन में चला गया. अगर मान लो नेक वाले रीजन में गया तो यहाँ पे हमारा ओरोफेरिंक्स होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओरोफेरिंक्स टेरेटोमा कहेंगे. और मान लो अगर वो पीछे चला गया, सैक्रोकोक्सिजियल रीजन में चला गया, तो हम उसको कहेंगे सैक्रोकोक्सिजियल रीजन में टेरेटोमा हो गया. ठीक है. उसके बाद प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्लूरीपोटेंट होते हैं. मतलब हमारी जो 3 जर्म सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन से ये बनता है. एक होता है टोटीपोटेंट, एक होता है प्लूरीपोटेंट. प्लूरीपोटेंट क्या होता है? 3 जर्म सेल से बनता है और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. लेकिन जो टोटीपोटेंट होता है वो हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ दोनों का फॉर्मेशन करता होता है. जो हमारा 8 सेल स्टेज जो होती है हमारी, जब जाइगोट बन रहा होता है 2, 4, 8, 16, वो जब बन रहा होता है तब वो 8 तक तो हमारा क्या होता है? टोटीपोटेंट होता है. लेकिन जैसे ही वो आगे 16 का और आगे बनता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरीपोटेंट हो जाता है. अब वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, वो पूरा एक और वो नहीं बना सकता है. ठीक है. अब आता है हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. हमने ये देख लिया कि हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ रहे हैं, फिर वो यॉक सेक्स में जा रहे हैं, फिर वो जेनाइटल रिज में जा रहे हैं. जेनाइटल रिज के बाद वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल या तो स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं या तो oogonia बना रहे हैं. मान लो उन्होंने स्पर्मेटोगोनिया बना दिया तो अब हमारा क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. तो हमारा को इसके बारे में क्या जानना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है. टेस्टिस के बाद उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. टेस्टिस के अंदर इंटेस्टाइनल कंपार्टमेंट होता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारा फॉर्मेशन होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे क्या होते हैं? इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेन करता है वो. लेडिक सेल्स होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, न्यूरोवास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. लेडिक सेल्स जो होता है वो हमारे क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो कि सबसे हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. ठीक है. उसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वही उसी के अंदर हमारा फॉर्मेशन होता है. उसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सर्टोली सेल्स हमारे क्या करते हैं? मेनली इनहिबिन बी को रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से हमारा एक वो भी होता है इसके अंदर. सर्टोली सेल्स ही हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर्स भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई टॉक्सिन्स या फिर कोई भी ऐसी सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमें हमारी टेस्टिस के मतलब पास नहीं जाना चाहिए तो उसके ऊपर नहीं जाता और वो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में अब 2 चीज़ें होती हैं. ये 2 उसमें डिफ्रेंशिएट करता है, डार्क में करता है और पेल में करता है. जो पेल वाला होता है ना वो हमारा टाइप बी टाइप का होता है और इसी से ही हमारा होता है. लेकिन जो डार्क टाइप का होता है वो कीप अंडरगोइंग माइटोसिस, मतलब वो माइटोसिस करता रहेगा लेकिन वो आगे जाके कुछ बनाएगा नहीं. लेकिन जो हमारा पेल वाला होता है वही हमारा आगे जाके स्पर्म को बनाता है. ठीक है. अब क्या होता है हमारा पेल वाले के अंदर होगा हमारा क्या ना? माइटोसिस होगा. इसके अंदर पहले क्या होगा? सबसे मेनली हमको क्या याद रखना है? पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है. मियोसिस कितने टाइप का होता है? 1 होता है और 2 होता है. 1 में हमारा क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होती है और 2 में हमारी नॉर्मली सिर्फ नंबर्स डिवाइड होते हैं. ठीक है.
अब क्या होगा हमारा, पहले क्या होगा, माइटोसिस, हमने बोला माइटोसिस होता है, स्पर्मेटोगोनिया आया, उसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, उससे क्या बनेगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। अब ये क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न है, इसके बाद ये 2 में डिवाइड होगा, मतलब पहले 46XY था तो अब 23X और 23Y बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब क्या होगा, 2 में डिवाइड हो गया, अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, उसके बाद ये 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, जो 2 बने थे 2 से अब 4 बन जाएंगे, यहाँ से भी 2 से क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, 1 से 2 बने, 1 से 2 बने, तो टोटल हमको कितने मिलेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे हमको, ठीक है। और चारों का क्या होगा, 23X 23Y 23X 23Y, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद हमारा आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। अभी तक हमारा क्या है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है हमें, तो स्पर्मियोजेनेसिस के हमको चेंजेस देखने पड़ेंगे कि हाँ ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पर्म पहले तो रिलीज़ कहाँ होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, ये ल्यूमन में जाके रिलीज़ होंगे। जैसे ये सर्कल है, इसका यहाँ पे जो ल्यूमन है इसके अंदर जाके यहाँ पे स्पर्म रिलीज़ होंगे, और सबसे पहले क्या होगा, टेल जाएगी वहाँ पे, टेल फर्स्ट जाएगी और उसके बाद उसका हेड जाएगा, ठीक है। अब हमारा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हमारा क्या होता है, कहाँ पे होता है, हमने बता दिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। और क्या नाम है, ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये 74 डेज़ का होता है। 74 डेज़ के अंदर से मान लो अगर 10 to 14 डेज़ जो होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के होते हैं। 10 to 14 डेज़ होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के, जो कि इंक्लूडेड होते हैं वो 74 डेज़ के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हमारा हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, अब इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हम वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो स्पर्म बन जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो हमारा क्या बना रहा है, हेड ऑफ द स्पर्म बना रहा है। उसके बाद जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बना रहा है, हमारा मिडल पीस ऑफ द स्पर्म बना रहा है। उसके बाद हमारा गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी अपरेटस क्या बना रहा है, हमारा एक्रोसोमल कैप बना रहा है। एक्रोसोमल कैप ही भाग में जाके एम्बेडेड होती है ना उसके अंदर। उसके बाद हमारा सेंट्रियोल आता है, सेंट्रियोल क्या बना रहा है, टेल ऑफ द स्पर्म बना रहा है, ठीक है। टेल ऑफ द स्पर्म मतलब एक्सियल फिलामेंट जो होता है हमारा वो बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर ही हमारा 9+2 का अरेंजमेंट रहता है, इसके अंदर ये हमारा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये रिवाइज करना और याद करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो सकता है, तो हम क्या याद रखेंगे, नेक से हेड बन रहा है इतना याद रहेगा हमको। उसके बाद एम से क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और एम से ही मिडल पीस है, एम याद रखेंगे। गोल्गी अपरेटस ए से ख़त्म हो रहा है, ए से ही एक्रोसोमल कैप है, ए से ए याद रहेगा। और सी टी हम वो याद रखते हैं ना, ATGC, तो इसमें अपोजिट है, सी और टी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 74 डेज़ हमने बता दिया है, 14 डेज़ इसका होता है, हमने ये बता दिया है। अब मान लो स्पर्म फॉर्मेशन हो गया है, स्पर्म हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आ गया है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा हमारा, अभी तक वो क्या है, इमैच्योर है, नॉन मोटाइल है। अब हमारा वो रेटिटेस्टिस में जाएगा, रेटिटेस्टिस से वो एपिडिडेमिस में जाएगा, एपिडिडेमिस में जाके वो मैच्योरिटी गेन करेगा, मोटिलिटी गेन करेगा। मैच्योरिटी कौन गेन करवाता है, हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट, और मोटिलिटी कौन करवाता है, डिस्टल पार्ट ऑफ एपिडिडेमिस। मोटिलिटी टाइम लगता है ना मूव करने में, मैच्योर इंसान हो जाता है लेकिन मूव करने में, मोटिलिटी गेन करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले प्रॉक्सिमल पार्ट में उसने मैच्योरिटी गेन करी, उसके बाद डिस्टल पार्ट में वो मोटिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एपिडिडेमिस को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। मतलब जब तक एजैकुलेशन नहीं हो जाता तब तक एपिडिडेमिस में ही वो वहाँ पे स्टोर रहता है। और कितना टाइम रहता है, 2 to 14 डेज़ तक उसमें मैच्योरेशन में टाइम लगता है उसको, ठीक है। उसके बाद अब मान लो मैच्योर वो हो गया, मोटिलिटी भी हो गई, तो क्या इतनी मोटाइल हो गए हैं वो कि हाँ जाके यूज़ कर सकते हैं, नहीं।
फ्यूज़ करने के लिए, उतनी मोटिलिटी के लिए, फर्टिलाइज़ करने के लिए ओवा को, उसको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में हमको जाना पड़ेगा। कैपेसिटेशन में हमारा क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मोटिलिटी गेन करता है, वो हाइपर मोटाइल हो जाता है। और ये कहाँ होता है प्रोसेस? सर्विक्स में होता है। ये फीमेल में होगा जाके, सर्विक्स के अंदर होगा। सर्विक्स के अंदर वो 6 to 8 आवर्स तक रहेगा और हाइपर मोटाइल हो जाएगा। हाइपर मोटाइल होने के बाद वो हमारा क्या रहेगा? कैपेसिटेशन करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो जैसे वो वेजाइना में है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है, वो 2 आवर्स तक वेजाइना में रहता है। अगर मान लो वो मोर देन 2 आवर्स रहेगा तो हमारा क्या होगा, वो इमोटाइल हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, वेजाइना में कितना होगा 2 आवर्स, उसके बाद सर्विक्स में कितना होगा कैपेसिटेशन के लिए 6 to 8 आवर्स, और प्रोसेस क्या है, वो हाइपर मोटाइल हो जाएगा और फर्टिलाइज कर पाएगा ओवा को। ठीक है, ये होता है हमारा कैपेसिटेशंस। और सर्विक्स हमारा 3 दिन तक हमारा रखता है उसको, कैपेसिटेशन जो है 3 दिन तक हमारे स्पर्म को होल्ड करके रखता है। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर oogenesis। oogenesis में क्या होता है, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक लेकिन बहुत बार क्या होता है, पॉज हो जाता है। पहले क्या होगा, बर्थ में बर्थ हो गया तब पॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद प्यूबर्टी आएगी तब जाके वो दोबारा से चालू होगा। ठीक है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे भी वो पॉज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो वो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको मेंस्ट्रुएशन होती है जिसके अंदर हमारा ओवा रिलीज़ होता है। ठीक है, अब इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये स्टार्ट होता है और अरेस्ट हो जाता है हमारा, उसके बाद प्यूबर्टी पे दोबारा से कंटिन्यू होता है। 46 एक्स होता है इसके अंदर, और फर्स्टली इसमें भी माइटोसिस होगा, देन मियोसिस होगा। ठीक है, अब माइटोसिस होता है तो क्या बनता है, वहाँ पे क्या बन रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte जो है वो उसके बाद क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है प्राइमरी oocyte पे। इसके अंदर मियोसिस 1 हो रहा होता है, लेकिन मियोसिस 1 के कंटिन्यू पूरा नहीं हो पाता है, वो डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज के ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाता है। तो हमको मियोसिस 1 याद रखना है, डिप्लोटिन स्टेज के ऊपर याद रखना है कि उसके ऊपर वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टॉप होने के बाद कब रीस्टार्ट होगा, प्यूबर्टी पे रीस्टार्ट होगा। प्यूबर्टी पे क्यों रीस्टार्ट होगा, क्योंकि उस टाइम पे LH सर्ज होता है, इसीलिए वो उस टाइम पे रीस्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम प्राइमरी लेकिन स्पर्म oocyte नहीं बोलते हैं। जब वो हम बोल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है रिज्यूम होगा, ऐसा हो गया वैसा, तो हम उसको प्राइमोडियल फॉलिकल बोल रहे होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी oocyte के आसपास जब हमारा ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, अब जो ओवरी क्या होता है ना, ओवरी हमारा रिजर्वॉयर होता है इन्हीं प्राइमोडियल सेल्स का, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यही सब प्राइमोडियल सेल्स जो हमारे अरेस्ट हो गए हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ओवरी के अंदर रहते हैं, इसलिए वो रिजर्वॉयर है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये अरेस्टेड स्टेट जो होती है, जो हमारा ये डिप्लोटिन में प्रोफेज के अंदर ये रुक गया है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टाइड स्टेज कहते हैं। और इसी को ही हम डिफरेंस कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई डिक्टाइड स्टेज नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर होता है oogenesis के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे हमने बोला LH सर्ज हो जाता है और ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, पल्सेटाइल मैनर में होता है, जिसकी वजह से वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके FSH और LH का रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से LH का सर्ज होता है, और जिसकी वजह से हमारा ये दोबारा से रीस्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस और मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, हमने बोला कि प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं। वो प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद कौन सी स्टेज आएगी, हमारी प्राइमरी फॉलिकल की स्टेजेस आएंगी। कि हम स्टेजेस देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं। पहले प्राइमोडियल, वो हमको पता है ग्रैनुलोसा सेल्स जब साइड में फॉलिकुलर सेल्स जब डिपोजिट हो जाते हैं उसको हम प्राइमोडियल कहते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है, प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज आती है। उसमें क्या होता है, हमारा जो ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स थे जो साइड में डिपोजिट हुए थे, वो अब क्या हो गए हैं, कॉल्यूमिनर हो गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। अब आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, प्री एंट्रल फॉलिकल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंट्रम नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट हो चुका होता है प्रोसेस पूरा। राइट साइड में जोना पेलोसिटा बन गई होती हैं। उसके बाद जो हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स थी वो हमारी मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक लेयर नहीं है, वो 2-3 लेयर्स हैं, 4-5 लेयर्स हैं, लेकिन कोई कैविटी नहीं है। ये याद रखना है कि सेकेंडरी फॉलिकल में कोई कैविटी नहीं मिलेगी।
लेकिन जब टर्शरी फॉलिकल आता है उसके अंदर हमको क्या मिलेगी, कैविटी मिलेगी, एंट्रम मिलेगा। सबसे मेन हमारा वही उसका फैक्टर रहेगा सेकेंडरी और टर्शरी को डिफ्रेंशिएट करने में। इसमें क्या होगा, हमारा एंट्रम होगा। अब हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल है वो हमारा जैसे ये है, तो एक पेरिफेरी में इधर एक साइड में चला जाएगा। अब ये जो साइड है, इस साइड के अंदर जो इससे अटैच है, जो इस सर्कल से अटैच है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्कस प्रोलीगेरस कहेंगे, डिस्कस प्रोलीगेरस कहेंगे। और जो प्राइमरी oocyte के इधर है, इस साइड पे है, जो एंट्रम की तरफ है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलस ओफोरिकस कहेंगे, क्यूमुलस ओफोरिकस। ये दो टर्म्स हमको याद रखनी है। और साइड में जो पहले थीका सेल्स थे सेकेंडरी फॉलिकल्स के टाइम पे जो हमारे डिपोजिट हुए थे, वो थीका सेल्स जो है वो पूरा एक सर्कल बना लेंगे। अब इस टाइम पे पूरी लेयर बना लेंगे। पहले सिर्फ एक एक दो सेल्स आए थे सेकेंडरी फॉलिकल में, टेरिशरी में पूरा राउंड बना लेंगे वो लोग, पूरा एक लेयर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्टेजेस होती हैं। अब ग्राफिन फॉलिकल एक होता है। ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन जो होता है हमारा, उसको हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। मतलब आज जैसे ओव्यूलेशन होने वाला है, आज 14th डे है, ओव्यूलेशन होने वाला है, तो अब जो एक स्टेज होगी उसकी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी है, उसके अंदर जो पहली जो हमारी स्टेज होगी उस टाइम पे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफिन फॉलिकल कहेंगे। ये 18 to 20 mm का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ये जो सेकेंडरी oocyte है। हमने बोला कि ठीक है, हमारा एलएच सर्च हुआ, उसके बाद प्यूबर्टी के बाद हमको मतलब हमारा रिज्यूम हो गया, हमारा मेयोसिस 1 रिज्यूम हो गया, जिसकी वजह से हमको प्राइमरी oocyte मिल गया। अब क्या होगा, हमारा फिर से कंटिन्यू होगा और सेकेंडरी oocyte मिलेगा। ठीक है, हमने स्टेजेस कर लिए हैं, प्राइमरी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, अब मान लो टर्शरी हमारा बन गया। उसके बाद हमारा जो ये प्राइमरी oocyte जो था, प्राइमोडियल जो था हमारा, वो मेयोसिस 1 कंटिन्यू हुआ, हमारा प्यूबर्टी आ गया, फर्टिलाइजेशन नहीं, प्यूबर्टी मेनली आ गया, हमारा एलएच सर्च हो गया है। हमारा जो प्राइमरी है वो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो रिलीज़ हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ये 18 to 20 mm का होता है। ठीक है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी oocyte है, अब आगे वो भी मेयोसिस 2 करेगा। मेयोसिस 1 हमारा हो गया, अब मेयोसिस 2 कंटिन्यू होगा। मेयोसिस 2 के अंदर हमारा क्या होता है, ये मेयोसिस 2 भी जो होती है वो हमारी अरेस्ट हो जाती है। कहाँ अरेस्ट होती है, ये मेटाफेज में अरेस्ट होती है। अब ये कैसे कंटिन्यू होएगी आगे फर्दर, फर्टिलाइजेशन होगा सिर्फ तो ही कंटिन्यू होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, जो कि हर महीने होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हर मंथ नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारा क्या बनेगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा, जो कि हमारा जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्यूज़ होने में हेल्प करता है। ठीक है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और क्या बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मुश्किल से 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब भी वो फर्टिलाइजेशन कर रही है तब ही सिर्फ बनेगा पूरे साइकिल के अंदर, पूरे उसकी लाइफ के अंदर। लेकिन ओव्यूलेशन हर मंथ होगा। ठीक है, प्राइमरी वाला हर मंथ होगा, लेकिन सेकेंडरी के बाद ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन रहा है, ये सिर्फ 2 से 4 बार, 5 बार, जब भी वो फर्टिलाइज कर रही है तब बनेगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी हमेशा बनेगी, लेकिन सेकेंड कब बनेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगी सिर्फ। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो कहाँ डिपोजिट होती है, हमारा विटेलाइन में डिपोजिट होती है। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब साइज़ ऑफ ओवा क्या होता है, 120 माइक्रोन होता है हमारा, और फर्टिलाइजेशन स्पैन क्या होता है हमारा, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte का है वो 12 to 24 आवर्स का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन 14 डे के आसपास हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 12 to 24 आवर्स के लिए ही ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है, जो हमने बताया सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारा, वो 12 to 24 आवर्स तक रहता है। उसके बाद जो हमारा, जो हमने बताया कि अरेस्ट हो जा रहा है बार बार, ये इतने बन रहे हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो ये कितना होता है, 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 6 to 7 मिलियंस तक होता है। उसके बाद क्या होता है, बर्थ के टाइम पे कितना रह जाता है, 1 से 2 मिलियन तक रह जाता है। प्यूबर्टी पे जब ये रिज्यूम होता है तब कितना रह जाता है, 4 to 5 lakhs रह जाता है। कितना, 4 to 5 lakhs। उसके बाद
ये हमको पता है कि हमने प्यूबर्टी के ऊपर देखा 4 to 5 lakhs है। जो अब मेंस्ट्रुएशन का जो अब मेनोपॉज होता है तब हम क्या कहते हैं कि ये जो 1 to 2 मिलियंस जो हमारे बर्थ के टाइम पे थे, प्यूबर्टी के टाइम पे जो 4 to 5 lakhs थे, अब वो जब सब खत्म हो गए हमारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी oocyte, जिसके बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन हमको उसका स्ट्रक्चर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन उसके आसपास क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारा। उसके आसपास हमारी क्या होती है, पेरिविटलाइन स्पेस होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसके बाद क्या होती है, हमारी जोना पेलोसिडा होती है, और उसके बाहर हमारा क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है ना, जो हमने पढ़ा था ना, क्यूमुलस ओफोरिकल सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी oocyte को सराउंड करके रखते हैं। यही क्यूमुलस ओफोरिकस सेल्स जो होते हैं वो कोरोना रेडिएटा मतलब बनाते हैं। कैसे, सनरे पैटर्न में डिपोजिट हो जाते हैं और कोरोना रेडिएटा ये बनाते हैं। ठीक है, अब जोना पेलोसिडा क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, हमारा 4 चीज़ें होती हैं, कैपेसिटेशन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा और जोना रिएक्शन होगा। अब ये जो हमारा क्या नाम है, कोरोना रेडिएटर डिज़ोल्व होता है, एक्रोसोमल कैप जो होती है स्पर्म्स की वो हटती है। ये किससे होता है, हाइड्रोयूरोनिडेज उससे होता है। ठीक है, वो ये याद रखना है। ठीक है, और गेस्टेशनल एज और फीटल एज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। गेस्टेशनल एज क्या होता है, हमारा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं, और जो फीटल एज होता है वो हमारा हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 14th डे से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा ओव्यूलेशन का 14th डे होता है, फर्टिलाइजेशन जिस टाइम पे हम काउंट करते हैं कि 14th डे पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब हम बता देते हैं फीटल एज में क्या होता है, फीटल एज प्लस 2 वीक्स हो जाएगा गेस्टेशनल एज हमारा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे हमारी ऑब्स के अंदर। क्यों, क्योंकि हम प्रेगनेंसी वहीं से कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से, गेस्टेशनल एज हमारी प्रेगनेंसी कैलकुलेट करने की होती है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कब माना जाता है, 14th डे पे, मतलब फर्टिलाइजेशन फीटल एज के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक और फीटल पीरियड हम डिसाइड करते हैं इसी से ही। पहले हम एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, मतलब फीटल एज के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, 0 से लेके 2 वीक्स तक, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से लेके 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन तक। फिर आता है हमारा एम्ब्रियोनिक, ये कितना होता है, 3 to 8 होता है। 3 to 8 में हमारा 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फीटल पीरियड क्या होता है हमारा, 9 वीक्स टिल द डे ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब फीटल एज के अकॉर्डिंग अगर हमें पता है तो हम गेस्टेशनल एज के लिए हम क्या करेंगे, +2 कर लेंगे। +2 करेंगे तो क्या होगा, प्री एम्ब्रियोनिक 2 to 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा एम्ब्रियोनिक कितना हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा, और फीटल पीरियड कितना हो जाएगा, 11 वीक्स हो जाएगा हमारा गेस्टेशन का। ठीक है, ये हमको क्यों जानना है, क्यों, क्योंकि टेरेटोजेनिक पीरियड हमारा होता है इसके अंदर। टेरेटोजेनिक पीरियड कौन सा होता है हमारा, एम्ब्रियोनिक पीरियड हमारा सबसे ज़्यादा टेरेटोजेनिक होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी ऐसी ड्रग्स की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हमारा एक्सपोजर बच्चे पे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर किया है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस मेनली। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। थैंक यू।